आज से करीब 2.4 अरब साल पहले इस पृथ्वी पर हुरोनियम हिमयुग यानी आइस एज की शुरुआत हुई थी और लगभग 2.1 अरब साल पहले यह खत्म हुई थी। यह हिमयुग पृथ्वी की सबसे पहली और लंबी हिमयुग थी। मतलब पहली बार पृथ्वी पर बर्फ जम रही थी। इससे पहले पृथ्वी पर काफ़ी गर्मी थी और किसी भी कोने में बर्फ का नामो निशान नहीं था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारी गर्म पृथ्वी हिमयुग का शिकार हो गई? दोस्तों, इन सब को जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हिमयुग आखिर होता क्या है। दोस्तों, आप लोगों ने हिमयुग यानी आइस एज के बारे में जरूर सुना होगा। यह एक ऐसा कालखंड होता है जिसमें पृथ्वी का तापमान बहुत कम हो जाता है और पृथ्वी के एक बड़े इलाके में ग्लेशियर ही ग्लेशियर फैल जाते हैं। इसके अलावा आइस एज की अवधि भी बहुत लंबी होती है। ये लाखों सालों तक चल सकती है और इसके कारण ही पृथ्वी पर जीव जंतुओं की उत्पत्ति भी होती है। हिमयुग को आमतौर पर एक ऐसा युग समझा जाता है जिसमें हर जगह सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है, मगर विज्ञान में इसका मतलब होता है एक बहुत बड़े समय के लिए पृथ्वी के दोनों ध्रुवों से लेकर महाद्वीपों और सागरों में बर्फ का जम जाना। हालांकि इसमें पूरी पृथ्वी का जम जाना जरूरी नहीं होता, मगर हिमयुग में पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा बर्फ में जम जाता है। असल में 2.4 अरब साल पहले हुरोनियम हिमयुग शुरू हुआ था। तो उस समय पृथ्वी के वातावरण में केवल 0.02% ऑक्सीजन थी और बाकी मेथेन गैस थी, जैसे कि आज के टाइटन ग्रह पर है। हिमयुग आने से मेथेन गैस जो पृथ्वी के वातावरण को गर्म रखती थी वो खत्म होने लग गई। उसी समय हमारे सूरज की रोशनी भी आज से काफ़ी कम थी और वह पृथ्वी को गर्म रखने के लिए काफ़ी नहीं थी, जिससे वातावरण ठंडा होने लग गया और वो धीरे धीरे करके इतना ठंडा हो गया कि हर तरफ बर्फ जमने लगी। हिमयुग के दौरान पृथ्वी पर मौजूद समुद्र और जमीन सब कुछ जम गया था और इसके फलस्वरूप हुरोनियम हिमयुग की शुरुआत हुई। वहीं उस समय जीवों के नाम पर यहाँ सिर्फ एक कोशिकीय जीव रहते थे। ये जीव बिना ऑक्सीजन के सांस लेने में सक्षम थे। इस बदले हुए तापमान और बढ़ते हुए ऑक्सीजन को उस समय के जीव झेल नहीं पाए, क्योंकि उनके लिए ऑक्सीजन विष के समान था। इन जीवों के मरने के बाद एक नए प्रकार के जीवों का उदय हुआ, ऐसे जीव जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके सांस लेने में सक्षम थे, जैसे कि हम लेते हैं। फिर इन्हीं सूक्ष्म जीवों के विकास ने आज की दुनिया की नींव रखी। हालांकि अगर आप समय यात्रा करके उस समय जाकर देख ले तो आपको कोई जीव मरता दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो सभी जीव सूक्ष्म थे। मतलब वे सिर्फ एक ही कोशिका से बने थे जिन्हें आंखों से देखना असंभव था, और उनमें से भी ज़्यादातर तो महासागरों में ही रहते थे, वो महासागर जो अब ग्लेशियर बन चुके हैं। माना जाता है कि हिमयुग लगभग 12,000 साल पहले समाप्त हो गया था, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका पर अभी भी बर्फ की चादर होने का अर्थ है कि यह हिमयुग अपने अंतिम चरणों पर है और अभी समाप्त नहीं हुआ है। वहीं वैज्ञानिकों ने अब तक 5 बड़े हिमयुगों का पता लगाया है: हुरोनियम आइस एज, क्रायोजेनियन आइस एज, एंडियन शाहरेन आइस एज, कारो आइस एज, क्वाटरनरी आइस एज। क्रायोजेनियन हिमयुग। हुरोनियम हिमयुग के बाद यह सबसे लंबा हिमयुग था। यह आज से लगभग 85 से 63 करोड़ साल पहले अस्तित्व में था और पिछले 1 अरब वर्षों में सबसे भयंकर हिमयुग माना जाता है। इसमें पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई थी। एंडियन शाहरेन हिमयुग। यह एक छोटा हिमयुग था जो आज से 46 से 43 करोड़ साल पहले था। कारो हिमयुग। यह हिमयुग 36 से 26 करोड़ साल पहले आया था। उस समय पृथ्वी पर वनस्पति और पौधे बहुत घने और विस्तृत हो गए थे। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कम और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिससे धरती का तापमान काफ़ी गिर गया था और हिमयुग आरंभ हो गया था। क्वाटरनरी हिमयुग। ये वो हिमयुग है जो अभी भी चल रहा है और यह लगभग 25 लाख साल पहले शुरू हुआ था। इस हिमयुग में टेम्परेचर और बर्फ का प्रकोप ऊपर नीचे होता रहता है, जिससे समुद्र का पानी भी ऊपर नीचे होता रहता है। दोस्तों, अब आप ये जान चुके हैं कि पृथ्वी पर हिमयुग कई बार आ चुका है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसके आने का क्या कारण था। आखिर पृथ्वी पर क्यों हिमयुग बार बार आता है और पूरी पृथ्वी बर्फ के गोले में बदल जाती है? वैज्ञानिकों ने इन रहस्यों से पर्दा उठाना शुरू कर दिया है। दरअसल प्राचीन हिमयुगों की घटना के पीछे अंतरिक्ष में घूम रहे उल्का पिंडों को वजह माना जा रहा है।
खोज करने पर वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि 2 उल्कापिंडों में टक्कर हुई थी, जिसकी वजह से धरती पर हिमयुग का दौर आया था। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि 2 एस्टेरॉयड की टक्कर से तो गर्मी होनी चाहिए, तो शीत युग कैसे आया? खोज में पता चला कि अंतरिक्ष में दोनों एस्टेरॉयड में टक्कर होने के बाद धरती पर अंतरिक्ष से आई धूल भारी मात्रा में जमा हो गई। हालांकि अंतरिक्ष में हुई इस टक्कर से ये धूल का बहुत छोटा हिस्सा था। 46 करोड़ साल पहले मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह से आया एक उल्कापिंड धरती के पास मौजूद एक दूसरे उल्कापिंड से टकराता है और इनके टकराने से एक विशाल धमाका होता है। धमाके से भारी मात्रा में धरती पर धूल और गर्मी पहुंच जाती है। इन पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने बताया कि धरती पर हर साल अंतरिक्ष में लगभग 40 टन धूल आती है, लेकिन उस समय इन उल्कापिंडों की टक्कर से धरती पर बहुत बड़ी मात्रा में धूल आई थी और इसी मात्रा में ये धूल कई लाखों सालों तक धरती पर आती रही। अब इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि धरती पर कितनी मात्रा में धूल आई होगी। गर्म धूल अंतरिक्ष से धरती पर आते आते ठंडी होती चली गई और इस धूल के कारण एक ऐसी परत का बनना शुरू हुआ जिससे सूर्य की किरणें धरती पर बहुत कम पहुंच पा रही थी और इसी वजह से धरती के क्लाइमेट में सर्दी बढ़ने लगी। जब धरती ठंडी होने लगी तो तेजी से पृथ्वी का तापमान गिरने लगा, जिससे पूरी पृथ्वी पर बर्फ जमती चली गई। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि हमें अंटार्कटिका में कुछ माइक्रो उल्कापिंड मिले हैं जो 46 करोड़ साल पहले उल्कापिंडों के टूटने पर धरती पर आ गए थे। जब कार्बन डेटिंग से इनकी उम्र निकाली गई तब हमें पूरा मामला समझ में आ गया। ठंडी होती धरती पर बर्फ जमने के साथ साथ ही जीवन की भी उत्पत्ति हो गई थी। धरती के अलग अलग हिस्से में छोटे जीव पनपने लगे क्योंकि हर जगह का तापमान अलग था, इसलिए मौसमों के हिसाब से जीवों के पनपने का सिलसिला शुरू हो गया था। लेकिन हिमयुग करोड़ों सालों तक बना रहा। धरती का तापमान धीरे धीरे बदल रहा था। ये जीवन की उत्पत्ति के लिए अनुकूल था। वैज्ञानिकों का मानना है कि अचानक तापमान और मौसम में बदलाव होता तो जीवन के आने का सवाल ही नहीं होता। जैसे एक उल्कापिंड के गिरने से डायनासोर की पूरी प्रजाति ही समाप्त हो गई। तो दोस्तों, आप लोग जान गए होंगे कि आइस एज क्या है, कैसे इस जीवन पे जीवन की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।